इस एनिमे का शुरुआत होता है एक फाइटिंग सीन से, जिसमें मेन कैरेक्टर जो होता है वो मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। और वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो बिल्कुल भी छोटे छोटे होते हैं। और उसी वक्त में एक मॉन्स्टर का झुंड आता है जिसके नेम होता है गोब्लिन। गोब्लिन जो है उसको अटैक करते हैं, पर जो वो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने तलवार से उन लोगों को खत्म कर देता है। और उसके बाद ओरेन डाउला से, जो एक अनुभवी एडवेंचर है, वो पहले एक कुशल तलवारबाज था, लेकिन अब वो हीरो पार्टी में शामिल हुआ है, जहाँ पहले से ही फ्रंट लाइन फाइटर मजदूर शामिल है। ओरेन ने अपनी भूमिका बदलकर एक सेंटर बन लिया है, जिसका काम हथियारों इनहेंस करना, लड़ाई से पहले पार्टी को सपोर्ट देना और सभी के लिए बैकअप तैयार रखना है। धीरे धीरे ओरेन की विजिबिलिटी यानी हर चीज में थोड़ा थोड़ा जानना पार्टी के लिए चिंता का कारण बन जाती है। बाकी संसद सिर्फ अपने एक ही कौशल में माहिर थे, लेकिन ओरेन हर चीज करता है, इसलिए उसे जानने लगते हैं। पार्टी लीडर उसे जो है ना कमजोर समझते हैं। पार्टी लीडर ओरेन को बुलाता है और साफ शब्दों में कहता है कि वो अब कमजोर है, उसका योगदान पार्टी के लिए प्राप्त नहीं है और उसकी जगह कोई और लिया जा सकता है। वही लाइन आते ही तुम जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो, मिस्ट्री ऑफ नॉन। कोई भी पार्टी सदस्य उसका साथ नहीं देता है और उन चुपचाप अपना सामान लेकर पार्टी से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही ओरेन अकेले रास्ते पर चलता है, तभी उसे दिखाई देता है एक लड़की जो मुसीबत में फंसी होती है। कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे होते हैं और उसी वक्त कोई मॉन्स्टर जो है उसमें हमला करते हैं। और वो मॉन्स्टर जो है थोड़े बड़े भी होते हैं और मॉन्स्टर उस लड़की को खत्म ही करने वाली थी। उसी वक्त में ओरेन आ जाता है। ऑरेंज तुरंत बीच में आके और अपनी तलवार स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है। गुंडे भाग जाते हैं और लड़की ओरेन को धन्यवाद देती है। वो उसे खाने के लिए ट्रीट देती है, लेकिन ओरेन मना करता है। लड़की जोर देती है, ओरेन उसके घर जाने के लिए राजी हो जाता है। घर पहुंचने पर ओरेन का परिचय लड़की की बड़ी बहन से करवा जाता है। बड़ी बहन ओरेन का स्वागत करती है और उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि वो मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ओरेन और बड़ी बहन के बीच बातचीत होती है और ओरेन बताता है कि उसे अभी भी खुद पर विश्वास बनाए रखना है। वो अकेला है लेकिन हारा नहीं है। वो सोचता है कि हर चीज थोड़ा थोड़ा जानना वाकई। हेलो गाइस, सीजन एनिमे एक्सप्लेन चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो इस एनिमे को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इसका पार्ट 1 जो है मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ, चैनल विजिट करके देख सकते हो। ओके, तो एनिमे का शुरुआत होता है। सेल्मा पूछती है कि ओरेन को कि वो एक काम करने के लिए तैयार है। ये सुन के ओरेन चौंक जाता है और उत्सुक होके काम के बारे में पूछता है। सेल्मा बताती है उसकी गिल्ड की बड़ी पार्टी कल डंजन में जाने वाली है और उस पार्टी में कई सारे नए रिक्रूट होंगे और एस रैंक का काम होगा कि उनका हिफाजत करे, उनकी रक्षा करे और यही सुनिश्चित करे कि हर 10 लेवल में आने वाले फ्लोवर बॉस को हराया जाए और किसी भी तरीके के कैजुअलिटी ना हो। वो बताती है कि इस एक्सपेडिशन को एक स्पॉन्सर ने ग्रीन लाइट दिया है और वो चाहती है ओरेन एक एक्स्ट्रा एडवेंचर के रूप में उनके साथ चले। वो ओरेन से ये भी कहती है कि वो उसकी स्किल से प्रभावित है, वरना वो उसको ये प्रस्ताव नहीं करती। ये बात ओरेन को दिल को चीर जाती है। जब सेल्मा ने कभी अपनी माजा का प्रदर्शन किया था, तब उसकी पार्टी के सदस्य उसे बहुत प्रभावित हो गए थे और तभी उन्होंने तय किया था कि उन्हें उनके पार्टी के लिए एक अच्छा मैच चाहिए। और ओरेन आखिरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर देता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो डंजन में एक स्वॉर्डमैन बन के जाएगा, क्योंकि अब वो खुद को मैच नहीं मानता। और सेल्मा को ये बात कुछ ठीक नहीं लगती, बट वो सोचती है कि उसे स्क्रूट करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हालत ही ऐसी है। डिनर के बाद ओरेन कुछ गियर खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है। वहाँ का बूढ़ा दुकानदार उसे ऐसे स्वागत करता है कि वो उसका पुराना कस्टमर है। वो बूढ़ा आदमी शुरू से ही ओरेन का आर्मर अपग्रेड करता। उस समय से भी जब ओरेन कुछ भी नहीं था, भारी दिल के साथ ओरेन उसे बताता है कि अब वो उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि अब वो हीरोज पार्टी में नहीं रहा। वो कहता है कि अब किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन से हथियार इस्तेमाल करता है या अपना आर्मो कहाँ से रहता है। वो बूढ़े आदमी से माफी मांगता है कि क्योंकि वो निराश कर रहा है, लेकिन बहुत बुरा आदमी मुस्कुरा देता है और ओरेन को अब तक की
हर काम के लिए धन्यवाद देता है। वो कहता है कि लोग अब भी उसका बात सुनेगा क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। एक दिन फिर से ऊपर पहुंचने का रास्ता जरूर लेगा। ये बात ओरन के आंखों में आंसू ले जाते हैं। उसे एहसास होता है कि अभी भी कोई उसे भरोसा करता है। उसी पल वो फैसला करता है कि वो अपना पूरा ताकत झोंक देगा, खुद को जमीन से उठाकर खड़ा करेगा। अगली सुबह ओरन सेल्विया के साथ सिल्वर रैबिट क्लाइंट के मुखिया विंस से मिलने जाता है। विंस उनका स्वागत करता है और खुद का परिचय देता है। ओरन जवाब देता है कि इतने शक्तिशाली क्लाइंट के लीडर से मिलना उसके लिए सम्मान की बात है। विंस मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों बराबर है। विंस बताता है कि वो ओरन की उपलब्धियों से अच्छी तरह वाकिफ है और जानता है कि हीरोज पार्टी के सफलता में ओरन की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो कहता है कि अब औपचारिक बातें छोड़कर उन्हें यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि सामने वाला असल में क्या सोच रहा है और इस टीचिंग एक्सपीडिशन पर ध्यान देना चाहिए। विंस सेल्मा की ओर मुड़ता है और पूरी योजना समझाने को कहता है और सेल्मा बताती है कि डंजन के पहले फॉलोअर से लेकर सीधे 51वें फॉलोअर तक सिर्फ 3 दिनों में जाएंगे। पहले दिन वो 21वें फॉलोअर तक पहुंचेंगे, दूसरे दिन 36वें फ्लोर और तीसरे दिन उनका लक्ष्य 91वें फ्लोर को पुगना होगा। ये सब समझाते हुए सेल्मा को कल की वो बातचीत याद आती है जो उसकी विंस से हुई थी, जब उसने उसे बताया था कि ओरन को हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है। विंस ने तुरंत कहा था कि हीरोज पार्टी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दिया है क्योंकि ओरन के बिना वो पहले जितने मजबूत थे अभी वो नहीं है। सेल्मा भी इससे सहमत है। उसने कहा था कि ओरन की सपोर्ट मैजिक ने उन्हें उस स्तर तक पहुंचाया, वो उसके बिना कभी नहीं पहुंच सकती थी। वो जानती थी कि रो पावर में ओरन की सपोर्ट मैजिक कुछ एस रैंक स्पोर्ट मैजिक जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन वो अपनी कास्टिंग स्पीड से इस कमी को पूरा कर देता है जो खुद सेल्मा से भी कम 4 गुना तेज है। उसे वो लड़ाई भी याद आती है जहाँ ओरन अपनी कई ओरिजिनल स्पेल इस्तेमाल करता है और उससे भी बढ़कर उस स्थिति को समझने और तुरंत सही फैसला लेने की क्षमता अनमैच थी। उसके बिना हीरोज अपनी टॉप पोजीशन भी बनाए नहीं रख सकती। इसका मतलब है कि सिल्वा मैजिक इस मौके का फायदा उठा सकती है और देश की सबसे मजबूत पार्टी बन सकती है। ये सब सुन के विंस थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि इतना प्रतिभाशाली एंचंट ऐसे जॉन डॉन्जन रेड में क्यों शामिल होगा जहाँ उसके खुद के लिए कुछ हासिल नहीं होगा। सेल्मा जवाब देती है कि ज्यादातर सपोर्ट मैजिक को वो पहचान नहीं पाती जिसके वो हकदार होती है। वो खुद मशहूर है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी मैजिक देखने में फ्लैशी है, जबकि असली ताकतवर मेजर्स अक्सर अंधेरे में ही रह जाते हैं बिना किसी पहचान के। सेल्मा इन्हीं बातें में हुई रहती है कि तभी ओरन का वर्तमान में वापस ले जाती है। ओरन पुष्टि करता है कि कुल 10 रूकी पार्टी डंजन में जाएगी और उनके साथ 5 एक्सोट होंगे जिनमें सेल्मा और वो खुद शामिल होंगे और वो बारी बारी से सब मोस्टर से लड़ेंगे ताकि रूकीज को कोई नुकसान नहीं हो पाए। और उसके बाद ओरन ये स्वीकार करने के फैसला लेता है क्योंकि वैसे भी उसके लिए कुछ करने के लिए खास नहीं बचा था और कहता है कि उसे पहले ही 2 गोल्ड पॉइंट उसे दे जाएंगे और 10 और मिलेंगे। ये सुनकर ओरन थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये तो लगभग 1 साल की कमाई के बराबर है। सेल्मा जवाब देती है कदर करते हैं इसलिए चाहते हैं कि उसे पूरा और सही मुआवजा मिले और ओरन उन्हें धन्यवाद देता है और अगले दिन सुबह मिलने का वादा करता है। अच्छे की उम्मीद करते हुए अगली सुबह जल्दी आ जाती है और ओरन डंजन की एंट्रेंस पर पहुंचता है जहां उसे नए एडवेंचर यात्रा के लिए इंतजार किया हुआ दिखता है। वो सेल्मा की आउटफिट के तारीफ करता है जिससे सोफिया चिढ़ जाती है, फिर याद दिलाता है कि वो अब वो एक नाबालिग है। ओरन उसे कहता है कि थोड़ा चिल करे क्योंकि वो माइकल जैक्सन का भी फैन नहीं है। सोफिया उसे पूछती है कि वो अब कहाँ रहेगा क्योंकि पहले वो अपनी पार्टी के मैंशन में रहता था। ओरन जवाब देता है कि फिलहाल वो इनमें रह रहा है लेकिन जल्द ही कोई नई जगह भी ढूंढ लेगा। इसके बाद ओरन चारों तरफ देखता है और कहता है कि लगता है सब लोग आ चुके हैं और अब उन्हें एक्सपेडिशन शुरू कर देना चाहिए। सेल्मा सहमति में सिर हिलाती है और सोफिया को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए बोलती है
और ओरहन को बाकी 3 एक्सोट को के पास ले जाती है, जो इस यात्रा को स्मूथली चलाने के लिए संभालने वाले हैं। सेल्मा ओरहन को बाकी एक्सोट से मिलाती है। बाकी तीनों एस्कॉर्ट्स तुरंत उसका स्वागत करते हैं। अपना परिचय देते हुए नीले बालों वाला लड़का एंड बताता है कि वह एक टैंक है। उसके बाद सुनहरे बालों वाला बर्न खुद को भी टैंक बताता है। आखिरी में छोटी बालों वाली लड़की खुद को हीलर बताती है। उसका नाम कैथी है। ओरहन तुरंत समझ जाता है कि वह खुद फ्रंटलाइन अटैकर है और सेल्मा एन्चांटर है। इस तरह ये एस्कॉर्ट्स की एक बहुत बैलेंस्ड पार्टी बन जाती है। लेकिन वह सोचता है कि अगर उसने उनका ऑफर ठुकरा दिया होता तो उनका क्या प्लान होता। उसे साफ लगने लगता है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन फिलहाल वो आगे बढ़ने का फैसला करता है और देखना चाहता है कि आगे क्या होता है। कुछ ही देर बाद सेल्मा सभी रुकीज को एक जगह इकट्ठा करती है और उन्हें ओरहन से मिलवाती है। वो बताती है कि इस यात्रा के लिए उन्हें एक बेहद ताकतवर हेल्पर मिला है, इसलिए उन्हें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। वह कहती है कि ओरहन 94वें फ्लोर तक जा चुका है, जहाँ तक वो खुद भी अभी तक नहीं पहुंची है। साथ ही वो हीरोज पार्टी का हिस्सा रह चुका है, जो उसे देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनाता है। ये सब सुनकर नए एडवेंचरर्स का हौसला काफी बढ़ जाता है और वे इस यात्रा को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। लेकिन इतना दबाव ओरहन को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कराने लगता है, क्योंकि अब उसे पता था कि इतने सारे लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। इसके बाद सेल्मा बाकी एस्कॉर्ट्स को अपनी अपनी पार्टी संभालने को कहती है और ओरहन से बताती है कि वो 10वीं पार्टी को लीड करेगा, जो उन सब में सबसे प्रॉमिसिंग मानी जाती है। सेल्मा का मानना था कि सही गाइडेंस मिलने पर ये पार्टी मिडिल लेवल डंजन्स को भी आसानी से संभाल सकती है। ये बात ओरहन को फिर से थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वो सोचता है कि एक आउटसाइडर को सबसे बेहतरीन पार्टी क्यों सौंपी जा रही है। फिर भी वो 10वें ग्रुप की ओर बढ़ता है और देखता है कि सोफिया भी उसी ग्रुप में है। वो पूछता है कि क्या उनकी पार्टी का कोई सदस्य देर से आने वाला है, क्योंकि उसे सिर्फ 3 लोग ही नजर आ रहे थे। लेकिन सुनहरे बालों वाला लड़का लोगन कहता है कि उनकी पार्टी में सिर्फ वही 3 लोग हैं। ये बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि 3 लोगों की पार्टी बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन लोगन कहता है कि उनकी पार्टी में सिर्फ 3 लोग इसलिए हैं क्योंकि कोई भी उनके साथ टिक नहीं पाता। वो खुद को पार्टी का लीडर बताता है और दावा करता है कि वह एक एन्चांटर है, जो एक दिन सेल्मा से भी बेहतर बनेगा। ओरहन तुरंत समझ जाता है कि इस लड़के में एटीट्यूड की कमी नहीं है और वह सोचता है कि कहीं ये बात भविष्य में उसके लिए परेशानी न बन जाए। फिर वो दूसरी लड़की की ओर बढ़ता है। लड़की अपना नाम कैरोल बताती है और कहती है कि वह एक टैंक है, लेकिन ओरहन देखता है कि उसने कोई आर्मोर नहीं पहना हुआ है। वो पूछता है कि क्या वह डंजन के अंदर जाकर आर्मोर पहनेगी, तो वह जवाब देती है कि वह कोई शील्ड या आर्मोर इस्तेमाल नहीं करती। ओरहन पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वह ब्लॉक करने से ज्यादा डॉज करने पर भरोसा करती है। कैरोल कहती है कि वह बिल्कुल सही समझा, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई मॉन्स्टर उसे छुए भी। डॉज टाइप टैंक्स बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि वे अपनी तेजी और स्किल से मॉन्स्टर्स के हमलों से बचते हुए पास से काउंटर अटैक करते हैं। लेकिन इसके लिए असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो इस लड़की के पास साफ तौर पर नहीं था। ओरहन पूछता है कि क्या क्लैन ने उसे पहले ही इसके बारे में चेतावनी नहीं दी थी। लोगन जवाब देता है कि क्लैन ने कैरोल को कई बार कहा था कि जब तक उसे अनुभव ना हो जाए वो एक नॉर्मल टैंक की तरह काम करे, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। अब ओरहन को एहसास होता है कि ये पार्टी एक तरफ तो स्टार पार्टी है, लेकिन दूसरी तरफ यही प्रॉब्लम पार्टी भी है, जिससे एस्कॉर्ट शायद बचना चाहते थे। कुछ ही देर बाद एक्सपेडिशन शुरू हो जाती है और सभी डंजन में प्रवेश करते हैं। कैरोल एक पल के लिए भी चुप नहीं रहती और लगातार ओरहन से पूछती रहती है कि उसने पार्टी क्यों छोड़ी। ओरहन को समझ नहीं आता कि वह उसे कैसे चुप कराए। उनकी यात्रा फिलहाल स्मूथली चलती रहती है, क्योंकि ओरहन उनके पीछे मैजिकल ट्रैप्स लगाता जाता है, जो अपने आप ही छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। वो बेकार की लड़ाइयों में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। आखिरकार वे 20वें चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि वह अपने मुख्य हथियार के तौर पर 2 छोटे डैगर्स इस्तेमाल करती है, जो उसके स्टाइल के मुताबिक तो सही है, लेकिन असली लड़ाई में शायद उनमें उतनी डिस्ट्रक्टिव पावर ना हो। सोफिया रॉ टैलेंट के मामले में उन सब में सबसे कमजोर है, लेकिन वह किसी कंप्लीट रूकी से बेहतर है और उसमें कोई बड़ी कमी नहीं है। यही वजह है कि वह इस ग्रुप की सबसे बैलेंस्ड मेंबर बन जाती है। गुफा के आखिरी हिस्से में एस्कॉर्ट्स लेवल 20 फ्लोर बॉस को हरा देते हैं, जिससे वे 21वें फ्लोर की ओर बढ़ सकते हैं, जो पहले दिन का उनका लक्ष्य था। कंप्लीशन के प्रूफ के तौर पर वे अपनी आईडी कार्ड्स रजिस्टर करवाते हैं और फिर रात को आराम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, ताकि अगली सुबह फिर आगे बढ़ सके। लेकिन अगली सुबह जब ओरहन उठता है तो वो एक अखबार देखकर टूट जाता है। उसके फ्रंट पेज पर उसकी तस्वीर छपी होती है। हीरोज पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी होती है कि उन्होंने ओरहन को पार्टी से निकाल दिया है और उसकी जगह एक नया एन्चांटर रख लिया है। ये खबर उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा जख्म दे जाती है, लेकिन वह जानता है कि अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो बाहर निकलकर बाकी लोगों से डंजन के बाहर मिलने जाता है, ये सोचते हुए कि आज की हेडलाइन पढ़ने के बाद रुकीज उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। रास्ते में उसे नीले बालों वाली एक लड़की रुकती है। वो लूना होती है
जो हीरोज पार्टी की हीलर थी। ओरहन को याद आता है कि उसके आखिरी दिनों में जब बाकी सब लोग उससे ठंडे व्यवहार करने लगे थे, तब भी लूना हमेशा मुस्कुराकर उससे बात करती थी और उसकी मदद के लिए तैयार रहती थी। जिस दिन उसे पार्टी से निकाला गया था, उस दिन लूना किसी काम से बाहर गई हुई थी। अगर वह वहाँ होती तो शायद बाकी लोग उसे इतनी आसानी से पार्टी से बाहर नहीं निकाल पाते। लूना ओरहन के हाथ पकड़ लेती है और उससे वापस आने की भीख मांगती है। वह कहती है कि वह कोई न कोई तरीका निकाल लेगी जिससे पार्टी को ये समझा सके कि उन्हें उसकी कितनी जरूरत है। वह उन्हें दिए गए उस वादे की याद दिलाती है कि वे सब मिलकर ग्रेट डंजन को क्लियर करेंगे। लेकिन ये बात ओरहन को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो कहता है कि वो वादा उन तीनों ने मिलकर किया था, जिसमें ओलिवर भी शामिल था, और वही ओलिवर उसे पार्टी से निकालने वाला इंसान है। टूटे हुए दिल के साथ ओरहन मुड़ जाता है और लूना से कहता है कि वो कभी भी उस पार्टी में वापस नहीं जाएगा। इसके बाद वह डंजन के एंट्रेंस की ओर बढ़ जाता है। रास्ते में ओरहन यही सोचता रहता है कि उसे हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है, और यही बात आज अखबार में साफ साफ लिखी हुई थी। इसका मतलब ये था कि अब सभी नए रिक्रूट्स भी ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि उसके बारे में क्या सोचे, खासकर तब जब सेल्मा ने उसे हीरोज पार्टी का सदस्य बताकर इतना हाई किया था और अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। वो जल्द ही डंजन के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, जहां उसे सभी रुकीज अंदर जाने के लिए इंतजार करते हुए मिलते हैं। लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। साफ साफ समझ आ रहा था कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान आज का अखबार देख चुका है। नए एडवेंचरर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओरहन अब हीरोज पार्टी में नहीं रहा। लोगन सोचता है कि अगर ओरहन ने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी होती तो बात अलग होती, लेकिन अखबार में साफ लिखा था कि ओरहन को कमजोर होने की वजह से हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है, और यही बात सब कुछ बदल देती है। ओरहन रुकीज को ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मिलाजुला सा रिस्पॉन्स मिलता है। उसे एहसास हो जाता है कि सिर्फ एक बेवकूफ अखबार की हेडलाइन की वजह से अब वो उतना वेलकम नहीं रहा जितना कल था। उसी समय सेल्मा एंड बर्न और कैथी के साथ वहाँ पहुँचती है और तुरंत ओरहन से माफी मांगती है। वो कहती है कि ये गलतफहमी उसकी वजह से हुई, क्योंकि उसी ने रुकीज को शांत करने के लिए ये बात ज्यादा उछाल दी थी कि ओरहन पहले हीरोज पार्टी का हिस्सा था। ओरहन तुरंत उसे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वह अपना सिर हमेशा की तरह ऊंचा रखे और पार्टी को डंजन में लीड करे, जबकि वो पीछे से सपोर्ट देगा। एंड बर्न और कैथी भी कहते हैं कि ओरहन और हीरोज पार्टी के बीच जो भी हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि ओरहन इस दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से है जो 94वें फ्लोर तक जाकर वापस लौटे हैं। यह बात ओरहन को थोड़ा सुकून देती है। वो अपनी पार्टी की ओर बढ़ता है, जहां सोफिया और कैरोल पूरे दिल से उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन लोगन थोड़ा झिझका हुआ लगता है और उसे समझ नहीं आता कि ओरहन से कैसे बात करे। ओरहन खुद ही माहौल हल्का करने का फैसला करता है और अपनी पार्टी से पूछता है कि क्या उन्होंने आज का अखबार देखा है। सोफिया और कैरोल दोनों कहती है कि उन्होंने अखबार देखा है, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं है क्योंकि वो झूठ से भरा हुआ है। लोगन कहता है कि वो फॉक्स न्यूज सब्सक्राइब नहीं करता, इसलिए उसे सच सुनने की आदत है, और वो ओरहन से पूछता है कि क्या अखबार ने सच लिखा है। ओरहन जवाब देता है कि टेक्निकली अखबार सच ही है, क्योंकि उसे सच में पार्टी से निकाल दिया गया था ये कहकर कि वह कमजोर है। वो बाकी सदस्यों से माफी मांगता है कि उसने पहले ये बात नहीं बताई और कहता है कि वो वैसा हीरो नहीं है जैसा लोग उसे समझते हैं। सोफिया अब और नहीं सह पाती और कहती है कि वह झूठ बोल रहा है। वो कहती है कि वो बेहद ताकतवर है क्योंकि उसने खुद उसे अकेले ही ऑक्स की एक बड़ी भीड़ को बिना पसीना बहाए खत्म करते देखा था। ओरहन उसे धन्यवाद देता है और बाकी पार्टी से कहता है कि भले ही वो अब हीरोज पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्हें 51वें फ्लोर तक आसानी से पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है और उनसे उस पर भरोसा करने को कहता है। लड़कियां इस बात से संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन लोगन निराश लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद वे डंजन में प्रवेश करते हैं। आज उन्हें 21वें फ्लोर से 35वें फ्लोर तक जाना था। ओरहन को अब भी उन्हें कोई आदेश या गाइडेंस देने की अनुमति नहीं थी। उसे बस पीछे रहकर ऑब्जर्व करना था और तभी बीच में कूदना था जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। यात्रा स्मूथली चलती रहती है। कैरोल अपने ट्विन डैगर्स और क्लोज कॉम्बैट स्टाइल से 24वें फ्लोर के मॉन्स्टर्स को आसानी से संभाल लेती है। 30वें फ्लोर पर सोफिया बड़े मॉन्स्टर्स को संभाल लेती है, जिसे देखकर खुद ओरहन भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद उसने सोफिया को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। फिर वे 31वें फ्लोर पर पहुंचते हैं, जो मिडिल फ्लोर्स माने जाते हैं। इसका मतलब था कि अब रुकीज अनजान इलाके में आ चुके हैं और उन्हें अपने गाइड्स की मदद और सलाह की जरूरत थी। इस बार ओरहन आगे बढ़ता है और अपनी पार्टी से पहले चलता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कहीं कोई असामान्य खतरा छिपा न हो। अचानक उसे आगे गॉब्लिन्स की मौजूदगी का एहसास होता है और वो पार्टी को लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है। उसे ये भी पता चलता है कि एक ओआरसी भी इसी इलाके में भटक रहा है, जिससे लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसे अपनी रुकीज की काबिलियत पर भरोसा होता है। वो तुरंत कैरोल को गॉब्लिन्स पर हमला करने को कहता है और सोफिया को लॉन्ग रेंज मैजिक से ओआरसी को संभालने के लिए कहता है। कैरोल तुरंत गॉब्लिन से भिड़ जाती है और सोफिया ओआरसी पर हमला करने की तैयारी करती है। ओरहन फिर लोगन से कहता है कि वह सपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करे, लेकिन उसके बोलने से पहले ही लोगन कई मैजिकल सर्कल्स बना चुका होता है और कैरोल पर एजिलिटी स्पेल्स डाल देता है ताकि उसे गॉब्लिन्स के खिलाफ फायदा मिल सके। लोगन अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि ओरहन जैसा इंसान उसे गाइड कर सकता है, खासकर जब उसे लगता था कि ओरहन की सलाह इतनी बेसिक है कि कोई भी दे सकता है। अचानक हालात बिगड़ जाते हैं क्योंकि ओआरसी सोफिया के पीटीएसडी को ट्रिगर कर देता है और वो घबरा जाती है, खुद को हमले के लिए तैयार नहीं कर पाती। ये सबके लिए खतरनाक हो सकता था।
क्योंकि लोगन अभी भी कैरोल पर ध्यान देकर स्पेल्स डाल रहा था। लोगन असहाय होकर ओरहन की ओर देखता है, ये सोचते हुए कि वह कैसा गाइड है, जब वह देखता है कि ओरहन एक मैजिकल साइन बना रहा है जिससे ओआरसी की स्पीड काफी कम हो जाती है। ओरहन सोफिया के पास जाता है और उससे कहता है कि वह समय ले सही निशाना लगाए, क्योंकि वो ओआरसी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसे उससे डरने की जरूरत नहीं है। सोफिया गहरी सांस लेती है और एक विशाल फायरबॉल बनाती है जो ओआरसी को पूरी तरह नष्ट कर देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि ओरहन भी, जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोफिया एडवांस्ड लेवल मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। कैरोल दौड़कर सोफिया को गले लगा लेती है और ओरहन उसकी तारीफ करता है। इसके बाद वे 35वें फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां उनका सामना डेथ टेरेंटुला से होता है। लोगन घबरा जाता है और सोचता है कि वे सब मरने वाले हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वे इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते। लेकिन सोफिया और कैरोल दोनों को ओरहन पर पूरा भरोसा होता है और वे उसके आदेश का इंतजार करती है। ओरहन लोगन को कैरोल पर एजिलिटी अप और स्ट्रेंथ अप डालने को कहता है और सोफिया पर मैजिक अप। लोगन सोचता है कि ओरहन पागल हो गया है, क्योंकि वो फिर से वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आदेश मान लेता है। ओरहन कैरोल को क्लोज कॉम्बैट में मॉन्स्टर को एंगेज करने और उसका ध्यान अपनी ओर बनाए रखने को कहता है। कैरोल तुरंत टेरेंटुला की ओर दौड़ पड़ती है। लोगन उसे रोकना चाहता है, लेकिन ओरहन उसे रोक देता है और कहता है कि अगर वो आगे गया तो वे सब डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। फिर ओरहन सोफिया को मॉन्स्टर की पीठ पर हमला करने को कहता है। सोफिया तुरंत उसके सिर पर कूदती है और अपनी तलवार उसकी पीठ पर घसीटती है। ओरहन उसे कहता है कि मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर रखे, लेकिन जहर से भरे हमलों से बचते रहे। स्पाइडर कैरोल पर अपने नुकीले पैर से वार करता है, लेकिन कैरोल लगातार अटैक्स डॉज करती रहती है और कुछ वारों को पलट भी देती है। ओरहन लोगन से कहता है कि वो कैरोल पर स्पेल्स जारी रखे, क्योंकि अब उसकी जान उसी के हाथ में। फिर वो सोफिया से मॉन्स्टर को जमीन पर गिराने को कहता है। सोफिया उसकी टांगों पर एरो कटर एबिलिटी इस्तेमाल करती है और उसे गिरा देती है। कैरोल खुशी मनाने लगती है, लेकिन ओरहन उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। स्पाइडर अपने जाले से कैरोल को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। ओरहन तुरंत लोगन को कैरोल पर स्ट्रेंथ अप और स्पीड अप डालने को कहता है। कैरोल घबरा जाती है और मदद की गुहार लगाती है। ओरहन सोफिया से रॉक एरो तैयार करने को कहता है और कैरोल के डैगर्स पर शार्पनेस एनहांसमेंट डाल देता है। कैरोल जाले से खुद को छुड़ा लेती है और सोफिया रॉक एरो से मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। इसके साथ ही उस दिन की एक्सपेडिशन खत्म हो जाती है। ओरहन लोगन की तारीफ करता है कि उसके सपोर्ट स्पेल्स के बिना वे आज की लड़ाइयां नहीं जीत पाते। जब वे गुफाओं से बाहर निकलते हैं तो सूरज ढलने लगता है। सेल्मा सभी रूकीज को उनकी मेहनत के लिए बधाई देती है और कहती है कि उन्होंने अब तक शानदार काम किया है। कल उनकी यात्रा का आखिरी दिन होगा, इसलिए उन्हें ठीक से आराम और खाना चाहिए। सब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। तभी एंट और बर्न ओरहन को लंच पर बुलाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद ओरहन ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। शहर लौटते समय लोगन सोफिया से उस दिन के बारे में पूछता है जब ओरहन ने पहली बार उसकी जान बचाई थी और पूछता है कि उसने कौन कौन से स्पेल्स इस्तेमाल किए थे। सोफिया याद करने की कोशिश करती है और बताती है कि उसने पहले वाइन ब्लास्ट किया था और फिर अपनी तलवार को मैजिक से एनहांस करके हर ओआरसी को काट डाला था। लोगन को एहसास होता है कि ओरहन बहुत अलग है। आज उसने देखा था कि ओरहन ने कैजुअली ओआरसी की एजिलिटी कम कर दी थी। ऐसे स्पेल्स को डीबफ कहा जाता है और इन्हें करना बेहद मुश्किल होता है। सेल्मा जैसी महान मेज भी कई दिनों में सिर्फ एक डीबफ कर पाती है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। इसके अलावा ओरहन बिल्कुल परफेक्ट स्पेलकास्टर की तरह लड़ रहा था। उसे पता था कि कौन सा स्पेल कब खत्म होगा और वो पहले से एनिमी की मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर रहा था। लोगन को एहसास होता है कि उसने ओरहन को पूरी तरह गलत समझा था। वो सिर्फ एक मेज नहीं बल्कि एक जीनियस है। शहर पहुंचकर ओरहन बर्न और एंट के साथ टैवर्न में बैठता है। वे उसे कहते हैं कि वह जो चाहे ऑर्डर करे, आज सब उनका ट्रीट है। वे उससे उसके असली रोल के बारे में पूछते हैं। ओरहन बताता है कि वो हमेशा से स्वर्ड्समैन बनना चाहता था। जब उसने अपने दादा को एक विशाल बीस्ट को मारते देखा था, तभी उसने ठान लिया था कि वह भी स्वर्ड्समैन बनेगा। वो हीरोज पार्टी में कुछ समय तक स्वर्ड्समैन रहा, लेकिन जैसे जैसे वे नीचे के फ्लोर्स पर जाने लगे, मॉन्स्टर्स की ताकत बढ़ने लगी। सेल्मा ने टीम स्ट्रैटेजी पॉपुलर की, जहां सब डिसीजंस एन्चांटर पर निर्भर होते थे। उनकी पार्टी में कोई एन्चांटर बनने लायक नहीं था, इसलिए ओरहन को वह रोल लेना पड़ा। पार्टी के लिए उसने अपनी स्वर्ड्समैन की पहचान छोड़ दी। वो कड़वाहट से सोचता है कि हीरोज पार्टी अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन फिर उन बातों को छोड़ देता है। वो लड़कों से कहता है कि अब वो ऐसा स्वर्ड्समैन बनना चाहता है जो अकेले ही लोअर फ्लोर्स संभाल सके। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन हीरोज पार्टी उसी डंजन में उससे मिलने वाली थी। यहीं ये कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मिस्ट्री ऑफ नन एपिसोड नंबर 4 में आप सभी को स्वागत है। इसका जो है मैंने एपिसोड 1, 2 और 3 जो मैंने पहले अब अपलोड कर चुका हूँ, तो कई चैनल विजिट करके उसको जरूर देखना। तो अगले सुबह हमें हीरोइज पार्टी को दिखाया जाता है जो डंजर के अंदर जा रहे होते हैं और उधर के सब लोग जो है ना हीरोइज पार्टी को देख के चौंक चुके थे। जहाँ ओलिवर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था और लूना काफी ज्यादा दुखी थी। तब हमें और उनको दिखाया जाता है जो कि अपनी आखिरी दिन को एडवेंचर
प्रोफेसर के पास आ जाता है। आज के काम के बाद और उनका काम यहाँ से हमेशा से खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो अरुण वहाँ पे पहुंच जाता है तभी तीनों ही स्टूडेंट उसका वेलकम करते हैं और उन्हें कहते हैं अरुण आज तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन है, तो आज के मिशन के बाद हम लोग तुमसे एक चीज मांगने वाले हैं। तो स्पेशली इस गिफ्ट के लिए सोफिया ने मुझे कहा। सोफिया ने ये कहा था कि आज के मिशन के बाद ओरियन कहीं पे भी नहीं जाए और हमेशा हमेशा के लिए सिल्वर रैबिट ग्रुप में शामिल हो जाए। लेकिन इससे पहले कि सोफिया ये बात अरुण को कह पाती, अरुण को कुछ बच्चों से पता लगता है कि हीरोज पार्टी 95th फ्लोर को कवर करने गई है। नहीं पता क्यों, लेकिन अरुण को ये सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है। हालांकि अरुण इस चीज के बारे में भूलने की कोशिश करता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है हीरोज पार्टी को जो कि 95th फ्लोर पे थे, जहां हम ओलिवर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मोटिवेशन में था और वो कहता है कि इस बार हम लोग काफी आसानी से इस लेवल को पार कर लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास अरुण जैसा कोई लूजर नहीं है। और लूना को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप के लोग ओलिवर की इस बात के साथ एग्री करते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि 2 दिन पहले ही हीरोज पार्टी में एक इनहेंसर को लाया गया था और इनहेंसर का नाम फिली पियर है। ऑलिवर के हिसाब से फिली कारपेंटर एक बहुत ही ज्यादा स्किल इनहेंसर है और उसका ये भी कहना है कि वो एक और डंजन में 100 लेवल तक भी जा चुकी है। टीम के मेंबर फिली को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट मैच के लिए और उन जैसे वीक एडवेंचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और यहाँ तक कि उन्होंने फिली के लिए एक वेलकम पार्टी भी रखा, लेकिन फिली को अंदाजा हो गया था कि हीरोज पार्टी के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। लेकिन उनके पार्टी के पास की बीचों में ही लूना आ जाती है। लूना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और पूछती है कि आखिर अरुण कहाँ पर है। और मुझे सुनने में आया है कि अरुण ने सिल्वर रैबिट गिल्ड्स को ज्वाइन कर लिया है। ये सुन के ओलिवर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर एक ओरन जैसा यूजलेस सिल्वर रैबिट गिल्ड को कैसे ज्वाइन कर सकता है। और इसके बाद अब लूना फिर से पूछती है कि आखिर अरुण कहाँ पर है। तब उसे पता चलता है कि अरुण को इस पार्टी से निकाल दिया गया था। और इसके बाद ही लूना को नए इनहेंसर के साथ इंट्रोडक्शन कराया जाता है, लेकिन तब लूना उसे इग्नोर करके कहती है कि आखिर तुमने अरुण को क्यों निकाला। लूना को क्वेश्चन करता हुआ देख वो वहाँ पर मौजूद टीम मेंबर्स उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तब ओलिवर सबको शांत करवाता है और कहता है अरुण हमारे पार्टी में रहने के लायक नहीं है और वो इतना ज्यादा वीक है कि वो हमें पीछे से सपोर्ट भी नहीं कर पाता और उसके वजह से हमारा टीम 91 फ्लोर से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उन्हें देखकर लूना समझ जाती है कि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती जिससे कि अरुण को हीरो पार्टी में वापस लेके आ पाए। और इसके बाद ही ओलिवर कहता है कि चलो इन सब बातों को रहने देते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें नए दिन 92nd फ्लोर से चालू करना चाहिए और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद हम लोग आगे की फ्लोर्स को कवर करना चालू करेंगे। लेकिन तब लूना कहती है कि मुझे फिली के एबिलिटी में बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होगा अगर हम पहले इजी फ्लोर्स को क्लियर करें। तब ओलिवर कहता है कि 92nd फ्लोर बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन तब लूना याद दिलाती है कि इससे पहले जब हम 92nd फ्लोर तब हमें नियरली ब्लैक ड्राइव ने मार डाला था। तब वो लोग कहते हैं कि उस टाइम बस हम इसीलिए हार रहे थे कि क्योंकि हमारे साथ अरुण मौजूद था और अब जबकि हमारे साथ अरुण नहीं है और एक प्रॉपर एनहेंसर है, हमारे हारने का कोई सवाल ही नहीं आता। इसके बाद भी लूना उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि लेकिन लूना की वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग 90 फ्लोर्स में होते हैं और नहीं पता क्यों, लेकिन इस बार नॉर्मल मॉन्स्टर का भी सामना करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। और फिली का इनहेंस करने के बाद भी उनका मैजिक कुछ भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। वो लोग एक जायंट गेम का सामना करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और क्योंकि ओलिवर एक स्वॉर्डमैन है जिस वजह से वो इस समय पे पीछे हट जाता है, लेकिन ओलिवर को इतना अंदाजा हो गया था कि उसके ऊपर किए गए इनहेंसमेंट उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। तो ओलिवर फिली से कहता है कि आखिर तुम्हारा इनहेंसर इतना ज्यादा कम क्यों है। इतने में फिली कहती है कि मैं तुम्हारे एबिलिटी को पूरी तरह से नहीं जानती और यही वजह है कि मेरा इनहेंसर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तब ओलिवर को याद आता है कि जब पहले दिन अरुण हमारे साथ आया था उसने हमारे एबिलिटी को बस 1 घंटे में ही समझ लिया था और साथ ही पहली बार के लिए उसका मैजिक इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। में ही टीम का मैजिक का नाम एंडली था, वो अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उसके फायर मैजिक से उस मैम को क्रॉस तक नहीं आता। ओलिवर को
लगता है कि फिली किसी तरीके का मजाक कर रही है, लेकिन फिली कारपेंटर ने तो ऑलरेडी इनहेंसमेंट मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। हालांकि ओलिवर के कहने से ही फिली फिर से उसके ऊपर इनहेंसमेंट मैजिक का यूज करती है, लेकिन इसके बाद भी जब वो हमला करता है तो अटैक सेम रहती है। ओलिवर सोच रहा होता है कि फिली कारपेंटर का मैजिक और उनसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था, और जब ओलिवर ये सब सोच रहा होता है तभी अचानक से वो मेमथ मेज के ऊपर हमला कर देता है। तब वो कैप्टन से कहती है कि ओलिवर तुम्हें कुछ करना होगा। इससे पहले कि ओलिवर उसके हेल्प करने के लिए आगे बढ़ पाता, वो फिली से कहता है अगर कभी कोई मॉन्स्टर मेरे ऊपर पीछे से हमला कर दे तो मुझे चौकना कर देना। लेकिन तभी फिली कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सिर्फ इनहेंसमेंट मैजिक का यूज करना ही आता है। और ये सुन के ओरुन को फिली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही ओलिवर कुछ करने वाला होता है तभी अचानक से वो वहाँ पर द ब्लैक ड्रैगन आ जाता है। उसकी ऑरा इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन और डेंजरस थी कि कोई भी उसे दूर से ही सेंस कर सकता है। तब ओलिवर डरते हुए कहता है कि लेकिन कैसे? जहाँ तक मुझे पता है ब्लैक ड्रैगन एक लोअर बॉस है और एक लोअर बॉस कभी भी अपना रूम छोड़ के नहीं आता, और इतने में ही जिस मेमे को उन्हें हराने में इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही थी उस मेमे को वो ड्रैगन उनके आंखों के सामने ही एक पल के अंदर कुचल देता है। उसे देखते साथ ही लूना कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से रिट्रीट करना होगा वरना हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन पार्टी के मेंबर्स लूना की बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि इससे पहले भी ये ड्रैगन हमारे सामने एक बार आ चुका है और हमें इसके एबिलिटीज पता है तो हम इसे हरा सकते हैं। लेकिन जब वो ड्रैगन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो ड्रैगन बस एक छोटे से हमले से उसको बहुत ही दूर फेंक देता है। टीम का एक मेंबर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और लूना इसी हिल कर रही थी। लूना बार बार कही रहती है कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, और इतने में जैसे ही ओलिवर पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि फिली कारपेंटर पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। और तभी ड्रैगन एक और फायर बॉल लॉन्च करता है जो कि सीधा एनेली के ऊपर जाकर गिरता है। टीम के सारे मेंबर्स अभी पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, और तब ओलिवर कहता है कि मैं जैसे तैसे फिली को होश में लेके आता हूँ, ओके। और उसके बाद वो जैसे तैसे फिली को होश में लेके आ जाता है, और तब फिली ओलिवर के ऊपर एनहेंसमेंट का मैजिक यूज करती है। और तभी ओलिवर अपने सीक्रेट मैजिक का यूज करता है, लेकिन इस मैजिक को करने में भी कुछ टाइम रिक्वायरमेंट की जरूरत है। लेकिन ओलिवर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था, जिस वजह से ओलिवर तभी अपने डिवाइन प्लेयर्स की मदद से उस ड्रैगन के ऊपर हमला करता है। वो अटैक सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने ड्रैगन के अटैक तक को रोक दिया था। लेकिन जब धूल आती है तो वो देखता है कि ड्रैगन को एक रोज तक नहीं आया था, और अपने टीम के इस हालत को देखकर ओलिवर हार मान जाता है। और फाइनली लूना से पूछता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तब लूना ओलिवर के सामने आती है और कहती है मुझे अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और इसीलिए मैंने एक मैजिकल पोर्टल अपने साथ लेके आया। इसके मदद से हम लोग यहाँ से निकल जरूर जा सकते हैं, लेकिन ये पोर्टल हमें डंजन में या तो ऊपर या तो नीचे कहीं भी ले जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद हमें एक और बॉस का सामना करना पड़े। लेकिन ब्लैक ड्रैगन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉसेस में से एक है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग पोर्टल का यूज करेंगे। जैसे ही लूना पोर्टल ओपन करती है कि तभी अचानक से ड्रैगन पीछे से हमला कर देता है, जिस वजह से पोर्टल के सामने से सारे ही लोग हट जाते हैं। और तभी वो ड्रैगन हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तब गलती से वो ड्रैगन उस पोर्टल से पास हो जाता है, और उसके बाद ही से ब्लैक ड्रैगन यहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तब लूना कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ड्रैगन एक ऐसे प्लेस पर चला जाए जहाँ पर न्यू एडवेंचर हो। तब लूना गिल्ड से कांटेक्ट करती है और उनके साथ क्या क्या हुआ सारी जानकारी बताती है, और इसके बाद जल्द से जल्द पूरे डंजन को खाली करवाया जाता है। और इसके बाद ही लूना सबको हील करना चालू करती है ताकि वो लोग यहाँ से जल्द निकल जा सके। हील होते वक्त ओलिवर कहता है कि इससे पहले जब हम ब्लैक ड्रैगन से लड़े थे तब हमने उसे बहुत ही इजी से हराया था। तब लूना कहती है कि ओलिवर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, हम उसे वह ब्लैक ड्रैगन को बस इसीलिए हरा पाए थे क्योंकि हमारे साथ ओरुन मौजूद था। लेकिन ओलिवर के साथ बाकी सारे लोग इस बात को नहीं मान। तब लूना कहती है कि अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे एक बात का जवाब दो। अगर तुम्हें लगता है कि फिली कारपेंटर एक बहुत ही अच्छी इनहेंसर है तो आखिर वो तुम्हें इनहेंस क्यों नहीं कर पाई। और इस क्वेश्चन का ओलिवर और फिली कारपेंटर दोनों के पास कोई भी जवाब नहीं। तब लूना जवाब देती कहती है कि हमारे हीरोज
पार्टी में सबकी स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि चाहे कोई कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम पांचों को वो एक साथ इनहेंस नहीं कर सकता। लेकिन हमारा ओरन इस बात को पहले से जानता था, जिस वजह से उसने दिन रात मेहनत करके अपने खुद के ओरिजिनल स्पेल बनाए ताकि वो हम पांचों को एक साथ इनहेंस कर सके। इसके बावजूद ही एक और मैन है और उसके स्पेल्स इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो हमको एक साथ 50 टाइम्स तक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और यही वजह है कि पहली बार हम द ब्लैक ड्रैगन को हरा पाए। तब ओलिवर को रियलाइज हो जाता है कि इससे पहले वो जब भी डिवाइस फ्लैश का यूज किया करता था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। और ये सिर्फ ओलिवर ही नहीं, बाकी सारे मेंबर्स सोच रहे होते हैं। और इसके साथ ही भागते हुए वो लोग डंजन से बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। और सच में इस एनिमे की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा मजेदार है। अगर आपको इस एनिमे के आने वाले एपिसोड की भी एपिसोड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस एनिमे के अगले पार्ट के लिए इस वीडियो पे लाइक जरूर करना और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ओके, और हाइप करना भी ना भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ये बताइए कि आप लोग इस एनिमे को 10 में से कितना रेटिंग देना चाहते हो। जहाँ तक मेरी बात है, मैं इसे 10 में से 9 को रेटिंग दूंगा। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं इसी और नए वीडियो के साथ। बाय, और भाई लाइक करना ना भूलना। ओके।